अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों आज हम देखेंगे कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज और डिस्चार्ज कैसे होता है। तो इसके लिए हम लोग यूँ करते हैं कि कैपेसिटर को एक रेजिस्टर आर के थ्रू चार्ज करेंगे और ये हमारा सर्किट है। ठीक है, इस सर्किट में ये एक हमने स्विच लगाया हुआ है, यहाँ बैटरी है जिसका पोटेंशियल मैक्सिमम जो है वो वी नॉट है और ये हमारा कैपेसिटर है जिसकी एक प्लेट जो है उस पर पॉजिटिव चार्जेस जो है वो डिपॉजिट होगा जो कि बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगी हुई है और एक प्लेट जो है वो नेगेटिव है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगी हुई है। स्विच जो है वो या तो आप टर्मिनल बी पे कर सकते हैं। टर्मिनल बी पे कर देंगे तो क्या होगा कि बैटरी जो है वो सर्किट में से रिमूव हो जाएगी। आप देखो अगर आप बी पे कर दोगे और अगर आप उसको ए पे कर दोगे तो बैटरी जो है वो सर्किट में ऐड हो जाएगी। तो अभी हमने उसको ए पे किया हुआ है। तो ऐसा है कि जो हमारा कैपेसिटर है वो एकदम चार्ज नहीं हो जाएगा, वो स्लोली चार्ज होगा। लाइक पहले जो है जब 0 वोल्ट है तो उस पर चार्ज जो है वो 0 है। आपको पता है ना कि जो आपका Q है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो पहले जब V 0 होगा तो Q जो है वो मतलब 0 होगा। जब V जो है जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंक्रीज होगा तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, Q जो है वो भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। तो Q जो है कितनी स्लोली बिल्ड होगा, जैसे टाइम गुजर रहा है Q जो है वो इंक्रीज हो रहा है और एक टाइम आएगा कि Q जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा और Q को हम उस मैक्सिमम Q को हम कह देंगे वो Q नॉट है विच इज़ इक्वल टू, अब मैं प्रोपोर्शनली ख़त्म कर रही हूँ तो हमें पता है कि ये इसके बराबर है। तो यानी मैक्सिमम वोल्टेज पर मैक्सिमम Q जो है वो इस पे स्टोर हो जाएगा। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो बैटरी है वो इस काम के लिए, चार्ज स्टोर करने के लिए वर्क करती है और जैसे ही आपने थोड़ा सा चार्ज यहाँ से रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए, इसमें पॉजिटिव चार्ज आया तो मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह यानी चार्ज जो है वो बिल्डअप होता है आहिस्ता आहिस्ता जैसे बैटरी काम करती है और उसका वोल्टेज इंक्रीज होता है और एकदम जो है वो चार्ज स्टोर नहीं होता। अब इसको हम समझ सकते हैं बाय दिस ग्राफ। इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ जो है वो Q, सो वाई एक्सिस पर आपके पास Q है और एक्स एक्सिस पर T है। तो T और Q के दरमियान है, T जो है वो टाइम है और Q जो है वो चार्ज है। ठीक है, तो हम देखेंगे टाइम के लिहाज से जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की तरफ, वैसे वैसे Q किस तरह डेवलप हो रहा है। तो आपके पास दो जो है वो ये कर्व्स नज़र आ रही हैं। एक कर्व जो है उसका जो आर सी है यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू और कैपेसिटेंस की वैल्यू वो स्मॉल है। दूसरा जो कर्व है उसकी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू लार्ज है। यानी हमने ओवरऑल या तो रेजिस्टेंस लार्ज कर दें, कैपेसिटेंस लार्ज कर दें, दोनों की का प्रोडक्ट भी लार्ज हो जाएगा। तो ये हम देखते हैं कि ये हम ये इसकी क्या यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंस आर सी की। लेकिन अभी के लिए ये कि जो आर और सी हैं यानी रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, आप मतलब बड़ा कैपेसिटर ले लो, रेजिस्टर जो है उसका बड़ा रेजिस्टर ले लो, ज़्यादा ओहम की वैल्यू ले लो रेजिस्टर की। तो अगर आप ऐसा करते हो कि आर और सी जो है उनको वो बड़ा कर देते हो उनको, तो कैपेसिटर जो है वो देखो स्लोली चार्ज होता है। देखो ये वाली वैल्यू जो है, ये वाला जो कर्व है ये बता रहा है कि कैपेसिटर जो है वो स्लोली चार्ज हो रहा है। यानी अगर आप देखो कि इतने से टाइम में, अगर आप इतने से टाइम में देखो तो जो लार्ज आर सी वाला कैपेसिटर है वो कितना चार्ज हुआ है, वो इतना चार्ज हुआ है। ठीक है, और जो स्मॉल आर सी वाला चार्ज था वो कितना चार्ज हो गया, वो इतना चार्ज हो गया। ठीक है, तो कितना डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। यानी और फिर अगर आप फॉर एग्जांपल इस टाइम पे देखो कि क्या हुआ है, तो इस टाइम पर ये वाला जो है वो इतना चार्ज हुआ है और ये वाला जो है वो इतना सारा चार्ज हो गया है। तो अब इनके दरमियान भी देखिए कितना डिफरेंस है। तो यानी कि अगर आप आर सी की वैल्यू जो है वो लार्ज रखते हो तो कैपेसिटर स्लोली चार्ज होता है, इसकी कर्व जो है वो नीचे है। यानी जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है चार्ज उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा जितना ज़्यादा कि स्मॉल आर सी में बढ़ रहा है। स्मॉल आर सी में देखो थोड़े से टाइम में ही, यानी कितना टाइम लगा यहाँ से लेके इतना, सो आपको इतना टाइम लगा और आपका जो कैपेसिटर था वो फुली चार्ज हो गया। बस बता रही है फुली फुली कैसे पता चला हमें, क्योंकि ये है मैक्सिमम Q की वैल्यू। ठीक है, सो Q जो है वो बिल्डअप होगा वाई एक्सिस पर इंक्रीज होगा अंटिल कि उसकी वैल्यू जो है वो Q नॉट आ जाए। Q नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट और उसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, यानी इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती चार्ज की। तो उसके बाद ये कर्व जो है वो सीधी यूं ही चलेगी, ये ना नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी।
ठीक है। और जो लार्ज आरसी है उसको देखो कि इतने से टाइम में स्मॉल आरसी वाला तो चार्ज हो गया, लेकिन लार्ज आरसी वाला है वो देखिए वो कितना स्लोली चार्ज हो रहा है। अभी तक वो इधर पहुंचा है जब ये टाइम जो था, जिस टाइम में स्मॉल आरसी चार्ज हो गया है, इस टाइम में ये लार्ज आरसी जो है वो सिर्फ यहाँ पहुंचा है। फिर मजीद आपको टाइम देना पड़ेगा उसको चार्ज होने के लिए। तो फिर ये चार्ज हो रहा है और फिर यहाँ पे करके कहीं जाके ये जो है ना इधर कहीं जाके मैक्सिमम चार्ज होगा, मतलब इधर कहीं जाके। काफ़ी ज़्यादा टाइम इसने लिया है इन्हीं, ये देखिए ये वाला टाइम है इसका। तो मतलब समझने का ये कि समझाने का ये मतलब कि जो जितना ज़्यादा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी या आपने उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस लगाई हुई है जिसके थ्रू वो चार्ज हो रहा है, जितनी ज़्यादा वो रेजिस्टेंस होगी उतना ही देर लेगा कैपेसिटर चार्ज होने के लिए। ठीक हो गया। तो इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि आरसी है क्या। तो आरसी जो है वो उसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने इस सारी की एक्सप्लेनेशन भी की हुई है कि क्यू ज़ीरो होगा जब टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो है, फिर क्यू आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होगा ग्रेजुअली, और क्यू नॉट हो जाएगा जब वी जो है वो वी नॉट होगा। तो इसके बीच में अगर आपको कहीं फाइंड आउट करना है कि वी क्या है तो आप क्यू को सी पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो भी कैपेसिटेंस आपके कैपेसिटर की, यहाँ से चार्ज पता करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वी आ जाएगा। तो ये जो आपका आर सी है इसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, टाइम कांस्टेंट क्या है इसको हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे कहीं इसकी डेफिनेशन होगी। इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड, सो यहाँ पे है, सो डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड by the capacitor to deposit 0.63 times the equilibrium charge q naught। इक्विलिब्रियम चार्ज का मतलब ये है कि मैक्सिमम चार्ज, तो मैक्सिमम चार्ज ये है ये वाला। ठीक है, अब इस चार्ज का 0.63 टाइम्स चार्ज, या फिर इसको यूँ समझिए कि 63% चार्ज डिपॉजिट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है उस टाइम को हम जो है वो टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक हो गया। तो टाइम कांस्टेंट क्या है, यानी आर सी, बेसिकली आर सी हम टाइम कांस्टेंट हमने कैसी वैल्यू डिफाइन की हुई है। हमने आर और सी का कम्बिनेशन जो है हमने देखा कि वो एक उसको अगर हम उसके यूनिट्स देखते हैं तो वो टाइम के यूनिट्स बन रहे हैं। अभी हम उसको प्रूव भी करते हैं। तो टाइम कांस्टेंट जो है वो फिर एक ऐसी वैल्यू है, हमने देखा कि वो एक ऐसी वैल्यू निकलती है जो कि ये बताती है कि जो हमारा कैपेसिटर है वो 63% जो है वो चार्ज हो गया हुआ है। यानी देखिए यहाँ पे करके 50% होगा और यहाँ पे करके 63% है, यहाँ पे 100% चार्ज है, यहाँ पे 0% चार्ज है। तो यहाँ पे करके कहीं 63% चार्ज हो गया कैपेसिटर। सो आप देखो कि 63% क्यू नॉट के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड था। आपने यहाँ से एक आपको पता है ना, ग्राफ से अगर आपने वैल्यू मालूम करनी हो तो वाई एक्सिस की जिस वैल्यू के लिए आपको मालूम करना है कि एक्सिस की क्या वैल्यू है, वाई एक्सिस की वैल्यू है क्यू, यानी कि 63% टाइम्स क्यू नॉट। तो अगर आपको मालूम करना है कि उस पर टाइम की क्या वैल्यू थी जब इतना चार्ज हो गया, तो टाइम की वैल्यू थी, आपने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है सीधी और फिर उस लाइन को नीचे मैच कर देना है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है, ये देखिए उन्होंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, उन्होंने एरो लगा के आर सी लिखा हुआ है। तो आर सी, सो दिस इज आर सी। सो ये स्मॉल जो हमारा आर सी था उसके लिए टाइम कांस्टेंट जो था ना वो ये है। ठीक है, यानी यहाँ से जो भी ये जो भी टाइम हमें बताएगा ये वो टाइम है जिसके अंदर स्मॉल आर सी वाला कैपेसिटर जो है वो 63% चार्ज हो जाएगा। और अगर हमें देखना है कि जो लार्ज आरसी वाला है वो कितने टाइम में 63% चार्ज हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ 63% चार्ज से ये वाली, यानी ये वाली लेके आएंगे अगेन लाइन, और इस कर्व पे लाके इसको कट करेंगे और फिर यहाँ से नीचे एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे। तो ये देखिए ये वाला आरसी कितना बड़ा है। तो ये आरसी जो है वो लार्ज है, मतलब कि इस लार्ज आरसी वाले कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए, कितना चार्ज होने के लिए, 63% चार्ज होने के लिए इतना टाइम लगा। उस इस वाले से कहीं मतलब दुगने से भी ज़्यादा टाइम लगा है। ठीक है, तो ये जो है वो टाइम कांस्टेंट होता है, यानी कि वो टाइम जिसके अंदर हमारा कैपेसिटर जो है वो 63% ऑफ द टोटल चार्ज जो है वो, या जिसको हम इक्विलिब्रियम चार्ज कहते हैं, या जिसको हम मैक्सिमम चार्ज कहते हैं, 63% ऑफ दैट चार्ज जो है वो चार्ज हो जाए। ठीक है, यानी पूरा चार्ज नहीं हुआ, अभी सिर्फ 63% चार्ज हुआ है, तो उस टाइम को हम टाइम कांस्टेंट कहेंगे। इसी तरह फिर हम
देख सकते हैं कि इसकी डिस्चार्जिंग कैसे होती है। तो डिस्चार्जिंग के लिए हम ये करेंगे कि उसको ए से हटा के यानी बैटरी रिमूव कर देंगे, अब बी पे लगा देंगे। अब क्या होगा कि चार्ज, अभी जो हमारा कैपेसिटर है ना, दिस कैपेसिटर विल नाउ बिहेव लाइक अ बैटरी। ठीक है, अभी इसके इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो पहले तो करंट फ्लो कर रहा था ना पॉजिटिव से नेगेटिव बैटरी की वजह से। अब देखिए ये करंट यहाँ से यानी उल्टा फ्लो करेगा क्योंकि इसका पॉजिटिव बैटरी का इस तरफ है। तो ये मतलब दिस विल नाउ बिहेव लाइक अ बैटरी। और अब देखिए कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से यानी कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज जो है वो यूं फ्लो कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये बैटरी ही बन जाएगा, मतलब थोड़े टाइम के लिए जब तक इसका चार्ज ज़ीरो नहीं हो जाता, क्योंकि इस प्लेट पे ज़्यादा चार्ज है, इस प्लेट पे मतलब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। तो होगा ये कि ये थोड़ी देर के लिए ऐसा होगा कि इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको इक्वलाइज करने के लिए ये इस सर्किट में चार्ज फ्लो होगा थोड़े टाइम के लिए। वो कितना टाइम है वो डिपेंड करता है, ये देखिए कि कितने टाइम में आपका चार्ज ज़ीरो हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि कैपेसिटर बड़ा है, कैपेसिटर रेजिस्टेंस जो है, या फिर छोटा है। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर है वो आर यानी रेजिस्टर के थ्रू जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। जब अभी टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो है तो हमारे पास जो चार्ज है वो मैक्सिमम था। ठीक है, क्योंकि हमने इसको पहले चार्ज किया हुआ है और फिर हमने अचानक इसका स्विच को जो है वो बी पे लगा दिया है। तो अभी जब टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो है तो ये फुली चार्ज है। फिर जैसे टाइम गुजरेगा तो देखिए जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है इसका चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये लार्ज आरसी के लिए है और ये स्मॉल आरसी के लिए है। तो इसका चार्ज जो है डिक्रीज हो रहा है अनलेस के टाइम जो है वो एक टाइम आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए इतना इस टाइम के अंदर, तो इस टाइम के अंदर ये जो स्मॉल आरसी वाला हमारी कर्व है, ये स्मॉल आरसी वाला कैपेसिटर और रेजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन होगा वो इतने टाइम में जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। उसके अंदर करंट ये आउटर सर्किट में करंट गुजरना बंद हो जाएगा, चार्ज फुली जो हमारा कैपेसिटर है वो फुली डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी तरह अगर लार्ज आरसी के लिए देखें तो उसको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, उसको चार्ज होने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा, उसको डिस्चार्ज होने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा टाइम में वो भी इवेंचुअली यानी ये मैक्सिमम चार्ज से, तो यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज है क्यू नॉट विच इज इक्वल टू सी वी नॉट। मैक्सिमम चार्ज से वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा स्लोली जो है वो डिस्चार्ज होगा और यहाँ पे करके कहीं जाके ज़्यादा टाइम उसको लगेगा और वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उसका चार्ज जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब इसमें भी तो टाइम कांस्टेंट होता है, मे बी इन्होंने यहाँ पे डिफाइन ना किया हो, बट टाइम कांस्टेंट जो है वो इसके अंदर क्या कैसे डिफाइन करेंगे हम। इसमें भी टाइम कांस्टेंट यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि भाई जो हमारा टाइम कांस्टेंट है, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज द कैपेसिटर। इसको आप कह लीजिए कि 36%, आई थिंक 36 बनता है, 37 बनता है। वो 63 है तो ये 37 बनेगा, 37%। तो 37% जब हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा या 63% चार्ज रहेगा। वैसे इसकी डेफिनेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट आई थिंक मैंने कहीं पढ़ी थी तो मैं यूजुअली बच्चों को करा देती होती हूँ। तो ये देखिए सो अगेन आरसी क्या होगा वो यानी टाइम जिसके दौरान कैपेसिटर जो है वो 63% चार्ज रहेगा। अब चूंकि हम डिस्चार्जिंग में आरसी को डिफाइन कर रहे हैं ना, तो इसलिए 63% चार्ज रहेगा, मतलब डिस्चार्ज कितना हो चुका होगा, डिस्चार्ज वो हो चुका होगा 37%, क्योंकि 100 में से 63 माइनस करो तो 37 बचते हैं। यानी कि अगर तो कैपेसिटर जो है वो 63% चार्ज है, इसका मतलब है वो 37% डिस्चार्ज हुआ है। बात समझ आ रही है, यानी 37% वो चार्ज नहीं है। इसका मतलब है कि वो टाइम जिसके अंदर कैपेसिटर जो है वो 37% डिस्चार्ज हो चुका हुआ है या 63% उसके ऊपर चार्ज लेफ्ट है, वो टाइम जो है हमारा टाइम कांस्टेंट कहलाता है। तो वही है यहाँ पे भी, यानी आप एक जो है वो ड्रॉ करोगे और ये आपका आरसी है, इसी तरह इसके लिए जो है वो ये आरसी होगा। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे टाइम आपने यहाँ से ये देखो इसी डेफिनेशन पे आपने जो है वो कैसे करना है कि टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिस्चार्ज 37% of the original charge or of the equilibrium charge, या time required by the capacitor to release 0.37% या 37 times the equilibrium charge। ठीक है, तो ये आपने लिख लेना है, इसको आप लिख लीजिएगा। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू रिलीज 0.37 times the equilibrium charge is called टाइम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्जिंग। ठीक हो गया।
तो ये हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ग्राफ शोज दैट द डिस्चार्जिंग बिगिंस एट टाइम इक्वल्स टू 0 व्हेन q इज इक्वल टू cv नॉट एंड द डिक्रीज ग्रेजुअली टू 0 स्मॉलर वैल्यूज ऑफ टाइम कांस्टेंट लीड्स टू मोर रैपिड डिस्चार्ज। यानी जैसे स्मॉलर वैल्यू ऑफ आर सी जो है जल्दी चार्ज हो गया था, जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, लार्जर वैल्यू देर से चार्ज हुआ था, देर से डिस्चार्ज होगा। हम ये देख लेते हैं कि जो आर सी है वो टाइम कांस्टेंट या वो टाइम के यूनिट्स जो हैं वो उसके इक्वलेंट कैसे है। तो हमें ये प्रूव करना है कि आर सी जो है, यानी आर सी जो है वो और ये टाइम के बराबर है या इनके यूनिट्स जो हैं वो सेम है। तो हमें पता है कि आर जो है वो तो ओहम्स लॉ में आता है, V इज इक्वल टू आई आर, और जो C है वो ये कैपेसिटर वाली इक्वेशन में आता है, Q इज इक्वल टू सी वी। तो यहाँ से आप R का यूनिट निकाल लीजिए और C का यूनिट निकाल लीजिए। तो R का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट इज इक्वल टू R, और यहाँ से C क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय V। तो R की यूनिट्स हो जाएंगे वोल्ट्स डिवाइडेड बाय करंट का एम्पियर, और C इज इक्वल टू Q का कूलम डिवाइडेड बाय V का क्या हो जाएगा, वोल्ट्स। ठीक हो गया। तो ये आप R और C को, यहाँ से R और C को इधर पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो R क्या है आपके पास, वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर, और C क्या है आपके पास, कूलम डिवाइडेड बाय वोल्ट्स। तो वोल्ट वोल्ट से कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपके पास एम्पियर क्या होता है, ये होता है करंट है, तो चार्ज पर यूनिट टाइम। सो कूलम डिवाइडेड बाय एम्पियर को मैं चार्ज पर यूनिट टाइम लिख लूँ, यानी कूलम डिवाइडेड बाय सेकेंड ऐसे लिख लूँ। तो ये कूलम कूलम से कट गया, और ये रेशो में भी रेशो थी, तो जो सेकंड है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि टाइम का यूनिट सेकंड है, और जो आर सी है जो टाइम कांस्टेंट उसका यूनिट भी सेकंड है। तो दिस कुड बी योर शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसको आपने देख लेना है। चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, सुबह से इंशाल्लाह हम लोग जो है इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी कोई क्वेश्चन हो तो आपने ग्रुप में पोस्ट कर देना है। अल्लाह हाफिज़।